रहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज दिन के मनोगत के लिए आपका बहुत-बहुत मैं साधुवाद करना चाहूँगा और जो भी लोग बाकी रहे होंगे आज, तो कल फिर से उनको अपना रिपोर्टिंग करने का या अपना परिचय देने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इस कोर्स में जुड़े हैं और पूरे 7 दिन तक इस कोर्स में रहने वाले हैं, तो मेरे साथ में ही या मुझे ही नहीं जाने बल्कि हम एक दूसरे को भी जानें, ताकि जो संघ की जो भावना है, उस संघ की भावना को हम इस ऑनलाइन के माध्यम से भी हम अनुभव कर सकें। कि हम अलग-अलग जगह के होते हुए भी हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम एकता का या एक चित्त का या संघ के चित्त का हम अनुभव लेने का इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हम प्रयास करने वाले हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सभी अलग-अलग जगह से जो इस कोर्स में आप लोग जुड़े हैं, करीबन 24 लोग जुड़े हैं और भी कुछ जुड़ने की संभावना है। तो आज का जो पहला दिन जो है, जो हमारा विषय को मैं फिर से आपके बीच में फिर से बताना चाहूँगा कि आज से 7 दिन तक या आज की 9 तारीख है, तो 15 तारीख की रात तक हमारा एक कोर्स चलने वाला है। कोर्स का टाइटल है, जिस टाइटल को देख के सुनकर आपने जो सोचा है और जो आपने एक उम्मीद रखी है, इस कोर्स से आपको क्या प्राप्त करना है या क्या प्राप्त होने की संभावना है, इन बातों को आपने जो महसूस करके जो आपने एक शब्दों में या एक वाक्य में जो आपने बताया है कि आपका उद्देश्य इस कोर्स का ज्वाइन करने का जो रहा है, निश्चित ही 7 दिन के बीच में ही या 7 दिन पूर्ण होते होते आप उद्देश्य के बहुत ही समीप जाने वाले हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य इस बात का गवाह है कि आपने उस उद्देश्य का संकल्प लिया है जिसके कारण आप इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं। अगर आपका उद्देश्य सही नहीं होता तो शायद आपने सोचा हुआ होता, लेकिन इस कोर्स में ज्वाइन नहीं करते। जो भी आपकी समस्या, हमारी हर व्यक्ति की समस्या आसपास में होती ही है। सबसे बड़ी समस्या रात की समस्या, मतलब हमारी नींद की समस्या है। उसमें से समय कुछ बचा के हम इस कोर्स को करने वाले हैं। कोई समस्या हमारे परिवार की हो सकती है, आने वाले जो कुछ भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या आप लोगों के धार्मिक जो एक्टिविटी है, उसमें भी समय कहीं ना कहीं हमारा बिज़ी रहता है। लेकिन इस सभी बिज़ी समय में से जो आपने समय इस कोर्स के लिए निकाला है, तो जो मैं सोच रहा था या जो मैं इस विषय को जो पसंद किया हूँ, क्योंकि ये विषय मेरे लिए भी आप लोगों के जैसा ही है। जब शुरुआत में मैं कुछ शुरुआती अभ्यास में जब मैं पंचध्यानी बुद्ध को देखता था, पढ़ता था, तो मुझे बहुत कुछ संभ्रम, शंकाएँ और बहुत कुछ बातें मुझे अस्पष्ट रहती थी और उनके बारे में देखना, सुनना, पढ़ना भी मुझे उतना रुचिकारक नहीं लगता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं अपने साधना के संपर्क में आया और थोड़ा और अध्ययन करते करते हुए या जो जिस कार्य क्षेत्र में मेरा जॉब है, एक प्रोफेसर होने के नाते मुझे कुछ न कुछ पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है और पिछले 3 साल से मैं तिबेटियन बुद्धिज़्म में स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो उसके माध्यम से तिबेटियन बुद्धिज़्म का ही दूसरा नाम वज्रयान बुद्धिज़्म है, या हम जिसको मंत्रयान कहते हैं, तंत्रयान कहते हैं। उसी स्वरूप के बौद्ध धर्म को जो भारत में जीवित था, विकसित हुआ, उसी बौद्ध धर्म को जब 7वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव तिब्बत ले जाते हैं, तो यही भारतीय बौद्ध धर्म जो भारत में था, जिसे हम वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान कहते हैं, वो तिबेटियन बौद्ध धर्म के रूप में आज हम सुनते हैं या पहचानते हैं। तो मेरा जो अभ्यास करने के कारण मुझे भी बहुत सारी रुचि, मुझे भी कुछ चीज़ें और स्पष्ट होते जा रही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के बीच में इस स्पष्टता को रखा जाए, ताकि जो मित्र और जो हमारे ऑर्डर मेंबर भी है, हम अपनी साधना या जो धम्म जीवन की जो गहराई है, उस गहराई में वो प्रवेश कर सके। क्योंकि अंतिमतः हमारा उद्देश्य एक ही है और एक ही हम मार्ग के साधक है। कोई थोड़ा आगे है, थोड़ा कोई पीछे है, लेकिन हम उसी मार्ग पर चलने वाले सभी साथी हैं, साधक हैं।
तो निश्चित ये विषय हमारे लिए, या मैं अपने लिए भी अगर बात करता हूँ, तो मेरे लिए भी एक बहुत ही अंतर्दृष्टि देने वाला है, मुझे आनंद और सुख देने वाला है। क्योंकि जब विषय के हम संपर्क में आते हैं तो मन भी कभी कभी बहुत अस्पष्ट रहता है सुनने के लिए, समझने के लिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भी मन की अवस्था कुछ न कुछ ऐसे ही शुरुआत में है, रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम जंगल में प्रवेश करते हैं और शुरुआत में बहुत कुछ रास्ता स्पष्ट दिखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं झाड़ियों से रास्तों को पार करते करते, तो हमें जंगल के भीतर भी रास्ता दिखने लगता है कि हमें किस दिशा से किस जगह पे जाना है। तो संसार या जीवन इसी जंगलों से घिरा हुआ है, जिसको हम संसार कहते हैं। हाँ, जिसको हम संसार के तृष्णा का जाल कहते हैं, आसक्तियों का जाल कहते हैं। तो ये जाल के भीतर हम फंसे हुए हैं, लेकिन उस जाल को तोड़ने के पहले उसके आसपास में जाकर उसके भीतर जाने की ज़रूरत है, तब जाके हम उसको भीतर जाके उसको तोड़ सकते हैं। तो यही है इस पूरे विषय का जो हमारा उद्देश्य है, जो पंच ध्यानी बुद्ध मंडल, पंच ध्यानी बुद्ध मंडल, इसमें 5 ध्यानी बुद्ध, और जिसे मंडल कहते हैं, वो एक प्रकार से प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में उसको हमें समझना है। और उस सिंबल के अंदर या उस प्रतीक के अंदर या उस आकार के अंदर जो मंडल है, उसमें 5 ध्यानी बुद्ध किस प्रकार के स्वरूप में उसको हमें देखना है, और उसका स्वरूप कैसे निर्माण हुआ है, क्यों निर्माण हुआ है, अलग अलग उसके जो विभिन्न जो पहलू है, उसका हम इस पूरे कोर्स में अध्ययन करने वाले हैं। और उस अध्ययन को समझने के लिए उसकी जो पार्श्वभूमि है, उसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। उस पार्श्वभूमि में हम समझने वाले हैं कि जो भी ये पंच ध्यानी बुद्ध मंडल जो हम अभ्यास पूरे 7 दिन में करने वाले हैं, वो किस आधार पर और किस तरीके से उसका विकास हुआ है, और हमें किस प्रकार से उसको समझने की ज़रूरत है। तो उसके पहले मैं थोड़ा अभ्यास क्रम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम 7 दिन में कब क्या क्या अभ्यास करने वाले हैं, ताकि हमारे मन में जो भी अस्पष्टता है उससे हम स्पष्ट हो सके। तो जैसे कि आज हम बौद्ध धर्म में मिथक, प्रतीक, कल्पना, मंत्र, संदर्शन का स्वरूप, उसके तत्व के बारे में हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसी से ही सब कुछ हमें समझना है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि मिथक क्या है, प्रतीक क्या है, मंत्र क्या है, कल्पना कैसी की जाती है, और संदर्शन का स्वरूप किस प्रकार से बौद्ध धर्म में बताया गया है, अगर ये चीज़ें थोड़ी हमें स्पष्ट हो जाती है, तो निश्चित ही है कल से हम जो ध्यान साधना करने वाले सुबह के सत्र में, हम बहुत ही सीधी और सरल ध्यान साधना से हम शुरुआत करने वाले हैं। कल हम शाक्य मुनि ध्यान साधना का सराव करेंगे, और फिर कल के रात को, मतलब इसी समय में, हम वैरचन बुद्ध के पूरे स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में वैरोचन बुद्ध के बारे में कल हम जब अभ्यास करेंगे, तो उसके दूसरे दिन मतलब 11 मार्च को सुबह उसी वैरोचन बुद्ध के हम संदर्शन करेंगे। मतलब जो हम रात को सुनेंगे या जो अभ्यास करेंगे या चिंतन करेंगे, तो वो हमारे मन में एक प्रकार से उसकी जानकारी है, उनके प्रति जो हमारी स्पष्टता हमारे मन के भीतर रहने के कारण सुबह जब हम उसको ध्यान में लेके आएंगे, तो हमारे लिए बहुत कुछ उसका लाभ मिल सकता है। इसलिए मैंने उस प्रकार से हमारे अभ्यास क्रम का मैंने आयोजन किया है, ताकि उसके प्रति हम रात को सुने और सुबह उठ के हम उसके बारे में ध्यान करें। वैसे अक्षोभ्य बुद्ध और आलय विज्ञान का संबंध क्या है, उसके बारे में अभ्यास करेंगे, और दूसरे दिन हम अक्षोभ्य बुद्ध का संदर्शन करेंगे। तीसरे दिन में हम रत्न संभव बुद्ध के बारे में उसका डिटेल, उसका पूरा स्वरूप समझेंगे, और उसके दूसरे दिन हम उन्हीं के रत्न संभव बुद्ध के बारे में हम संदर्शन करेंगे। चौथे दिन में हम अमिताभ बुद्ध के बारे में हम सुनेंगे, और उसके 5वें दिन हम अमिताभ बुद्ध का संदर्शन करेंगे, और छठे दिन हम अमोघ सिद्धि बुद्ध के बारे में हम अभ्यास करेंगे, और उसी के दूसरे दिन अमोघ सिद्धि बुद्ध के संदर्शन का ध्यान करेंगे। इस प्रकार से 5 बुद्धों को
उसके विभिन्न पहलुओं में, या उसका मिथक है, उसकी कल्पना है, प्रतीक है, मंत्र है, रंग है, मुद्रा है, या जो उसके भीतर जो प्रज्ञा है, इन सभी बातों का हम रात्र के सत्र में हम चिंतन और अभ्यास करेंगे, और सुबह के सत्र में उसी का हम ध्यान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यासक्रम रहने वाला है, जो आप लोगों के सभी के पास ग्रुप में मैंने डाला हुआ है। उसको आप और कुछ हो सके तो मैं कल आप लोगों को कुछ और ज़्यादा पढ़ने के लिए भी कुछ मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, जिसकी जानकारी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा, ताकि आप उसको और डिटेल्स में कुछ पढ़ना है उसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ वो उसमें बहुत मुद्दे पॉइंट की बात करने वाला हूँ, और कुछ मेरे अनुभव है, चिंतन है उसमें आने वाले हैं। लेकिन अगर डिटेल्स में अगर कुछ पढ़ना है तो उसके बारे में कुछ नोट्स में बना रहा हूँ इसी विषय के आधार पर, और उस नोट्स को मैं कल परसों 2 दिन में मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। तो अभी चलो हम चलते हैं कि जिस विषय की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारा बेस है, जिस बेस पे हमें पूरे इस 7 दिवस का जो हमारा बुद्ध ध्यानी बुद्ध का जो मंडल है, इसका जो अभ्यास करना है, उसी की बेस पे हम आगे जाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि आपका वीडियो कम से कम ऑन रखिए, ताकि मुझे आप लोगों से भी प्रेरणा मिले कि आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का भोजन हुआ है तो निश्चित आप आपके वीडियो को ऑन रख सकते हैं। अगर कोई भोजन कर रहा है तो उनके लिए छूट है, या कोई वॉकिंग कर रहा है, या कोई और ट्रैवलिंग में है। लेकिन अगर आप बैठे हैं आराम से तो ज़रूर आप आपके वीडियो को ऑन रखिए। तो शुरुआत हम करते हैं इस मुद्दे से, बौद्ध दर्शन में, जिसे हम वज्रयान और तंत्रयान कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द ही ये 5 ध्यानी बुद्ध का मंडल का जो अभ्यास जहाँ से शुरुआत हुआ है, जिस भूमि से शुरुआत हुआ है, तो उसके बारे में हमारे पास में कुछ जानकारी, स्पष्टता होना ज़रूरी है, ताकि हम जब उसके भीतर जाएंगे तो हमें ऐसा ना लगे कि ये चीज़ क्या है और कैसे उसको हम समझें। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही उसके आज के सत्र में अगर हम उसको समझते हैं, तो कल से जो कुछ भी हम अभ्यास करेंगे, या कुछ आप लोगों के प्रश्न रहेंगे तो ज़रूर आप प्रश्न के माध्यम से भी थोड़ी स्पष्टता ले सकते हैं। अन्यथा मैं जितना मैं बता रहा हूँ उससे अगर आपको समझ में आ जाता है तो शायद हो सकता है कि आपको प्रश्न भी निर्माण ना हो। जब हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन का प्रारंभ बुद्धत्व से और बुद्ध के वचनों से हमें दिखने लगता है। इसका इतिहास हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि बुद्ध कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या अनुभव किया है, या बुद्धत्व क्या है, उसका एक अलग विषय है। लेकिन उस विषय का ही हमें इसमें बोध होने वाला है जब हम बुद्ध के 5 स्वरूप को देखेंगे। तो बुद्ध के 5 स्वरूप ही बुद्धत्व है। जिस 5 स्वरूप को हम देखने वाले हैं, ये बुद्धत्व के ही 5 पहलू है, या 5 रूप कह सकते हैं, जिसका हम इसमें अभ्यास करने वाले हैं। तो अभी मुझे बुद्धत्व के तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बुद्ध से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो भी दर्शन है, जो भी ज्ञान है, जो भी पंथ है, या जो भी शिक्षाएं आज हम अपने संघ में हो या संघ के बाहर भी एक बौद्ध रूप में जो कोई भी अभ्यास कर रहा है, आचरण कर रहा है, तो इतना ज़रूर समझिए कि उसका स्रोत जो है तथागत सम्यक संबुद्ध, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, या उनके पहले भी जो बुद्ध हुए हैं, तो यही बुद्ध है जिसके स्रोत से ज्ञान का जो प्रवाह हुआ है, ज्ञान का जो उद्बोधन हुआ है, या ज्ञान को स्थापित किया गया, जिसे हम धम्म कहते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं में जो मुख्य शिक्षा है, अगर उसका हम अभ्यास करें तो हम सभी को पता है कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात की गई है, 3 लक्षण की बात की है, जिसमें अनीश्वरवाद की बात की गई है,
प्रत्युत समुत्पाद की बात कही गई है। ये बुद्ध की या चार ब्रह्म विहार है। तो ये बुद्ध की जो या 37 बोधिपक्ष है, चार स्मृति है, पंचबल है, या ये सभी जो चीज़ें हमें अभ्यास में आई है या जो हम अभ्यास कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यही बुद्ध के वचन है। जिस बुद्ध के वचन को आज बौद्ध धम्म के रूप में सभी शिक्षाओं या सभी दर्शनों में उसको पूरी तरह से स्वीकार किया गया है या उसको अभ्यास करके उसका आचरण किया जाता है। लेकिन साथ साथ में समय के अनुसार अशोक के समय के बाद तीसरी बौद्ध संगति होने के बाद या उसके पहले जो दूसरी बौद्ध संगति होने के बाद संघ में जो कुछ भी मतभेद रहा है विनय को लेके या कुछ बुद्ध के जीवन को देखने के तौर तरीके हैं, ध्यान के तौर तरीके हैं या अभिधम्म को समझने का तौर तरीका है, तो ये सभी बातों को समझने वाले के बीच में थोड़ा भेद हमें दिखाई देता है। और उसी के कारण पहली शताब्दी के आसपास में हमें महायान धर्म के रूप में एक बहुत बड़ी विचारधारा या शाखा के रूप में हमें कनिष्क के समय अगर हम पहुँचते हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा जो समय और हिस्टोरिकल और उसके साथ में जुड़ा हुआ दर्शन अगर ये चीज़ हमारे मन में थोड़ी स्पष्ट हो जाती है तो मुझे लगता है कि हमें वज्रयान और तंत्रयान की क्यों ज़रूरत पड़ी होगी और उसका क्या उद्देश्य है। कभी कभी जब मैं भी तंत्रयान, मंत्रयान और वज्रयान के बारे में सुनता था, पढ़ता था, तो मुझे भी उसको स्वीकार करना कठिन होता था कि सेम ये बुद्ध की शिक्षा है या बौद्ध धर्म से आई हुई ये शिक्षा है। और जब तक उसको हम दूर से देखते हैं तो हमें कुछ और दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे उसके हम समीप जाते हैं, अभ्यास करते हैं, समीप जाने का मतलब थोड़ा अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके पीछे का जो उद्देश्य तत्व को पहचानते हैं, तो सभी चीज़ें जैसे कि अंधकार में हम एक प्रकाश का दिया लेके जाते हैं तो वो दिया पूरे अंधकार को पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित करता है। ऐसी ही हालत, ऐसी ही प्रक्रिया या ऐसा ही अनुभव मेरे जीवन में भी इस दर्शन को पढ़ते हुए, अभ्यास करते हुए हो रहा है और सभी के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप लोग भी जो संभ्रमित अस्पष्ट मन से जो आप धर्म को समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो आपकी स्पष्टता ज़रूर बढ़ेगी। और अभ्यास का उद्देश्य ये है कि हमें स्पष्टता से आगे जाना है। तो फिर से और मित्रों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे संध्या जी ने अपने वीडियो को ऑन किया है तो बाकी भी लोग अपने वीडियो को ऑन रखें। ये लास्ट रिमाइंडर, फिर आपकी मर्जी। तो मैं महायान पंथ की तरफ मैं जब आपको लेके आता हूँ या आप भी उस दर्शन को उस समय में या उसके आसपास जब देखते हैं तो हमें बड़े ऐसे आचार्य का दर्शन हमें सुनने में आता है, जैसे हम नागार्जुन का दर्शन कहते हैं, जो शून्यतावाद की बात करता है या माध्यमिका की बात करता है। इसके बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ा है तो थोड़ा और गहराई में समझने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ के छोड़ नहीं देना है। अगर आपने पढ़ा है तो उसको थोड़ा और एक दो बार पढ़िए और समझने का प्रयास करें। कुछ मेरे वीडियोस भी मैंने शून्यता पर या नागार्जुन के जीवन पर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं या मेरा कुछ टॉक उस पर रखा हुआ था, तो अगर उसका भी आप आधार ले सकते हैं या स्वयं भी आप अभ्यास के माध्यम से आपके पास अगर कोई किताब है, जानकारी है, तो ज़रूर उसको आप पढ़िए, ताकि उस पढ़ाई से जो लाभ मिलेगा वो सही में एक बेहतरीन लाभ होगा। वो इसलिए लाभ होगा क्योंकि